हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th बेटा। हम कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। एक वीडियो हम इसका कर चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है हमारा। देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इससे पहले हम पढ़ चुके थे रेवोल्यूशन के बारे में कि कैसे जो है सोसाइटी वो 3 सेक्शंस में डिवाइड थी। जो पे देते थे, टैक्स देते थे, वो कौन से थे, और जो नहीं देते, जिनको स्पेशल राइट या प्रिविलेज मिले थे, वो कौन कौन से सेक्शन थे। नेक्स्ट देखिए, Louis XVI had to increase tax for reasons you have learned in the previous section। हमने पढ़ ही लिया था कि लुई 16 ने बार बार जो है टैक्सेस को क्यों बढ़ाया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, उसने ऐसा क्यों किया ये भी पता है। इन फ्रांच ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। जो ओल्ड रिजिम की बार बार हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1789 से पहले का जो टाइम था वो पुराने राजतंत्र के रिगार्डिंग उसको माना जाता है। तो अकेला जो मोनार्क यानी राजा है, उसको ये पावर नहीं था कि वो नए टैक्स जो लोगों के ऊपर लगाता है ले सकता है। उसके अकेले के पास ये पावर नहीं थी। क्या कहता है नेक्स्ट देखिए, रादर ही हैड टू call a meeting of the estate general which would then pass his proposal for new taxes। वो एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाता था, जो कि उसके अंदर जो प्रपोजल अगर पास हो जाता है टैक्सेस का, तो नए टैक्स लगा सकता था। द एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी बेटा, जिसके अंदर जो तीनों अपने सोसाइटी के जो सेक्शन है, स्टेट बोलेंगे, तो वो तीनों अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन ये तय करता था कौन कि ये मीटिंग कब बुलाई जाए। सिर्फ मोनार्क यानी राजा ये तय करता था कि मीटिंग कब बुलाई जाए। और ये लास्ट मीटिंग जो थी वो 1614 में हुई थी। ऑन 5 में 1789 लुई 16 टुगेदर एज असेंबल ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। 5 में 1789 को जो लुई 16 है उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, किसके लिए, ताकि वो जो नए टैक्सेस है वो प्रपोजल को पास करवा सके। ए स्प्लेंडेड हॉल इन वर्सोई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि तो उनके आने वाले थे, तो उनके लिए जो है आलीशान भवन को उनकी होस्ट के लिए उनको प्रिपेयर करवाया गया। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड। फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग थे उनके 300 जो है रिप्रेजेंटेटिव आए, यानी 300 ईच के, एक एक के 300, और आपस में जो है वो आमने सामने सेटिंग उनकी इस तरह से की गई थी कि वो आमने सामने बैठे। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू सेंट एट द बैक। और जबकि जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट के आए थे वो बैक यानी पीछे खड़े होते हैं। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पर्स एंड एजुकेटेड मेंबर। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो प्रोस्पर्स यानी कि जो रिच पीपल थे, एजुकेटेड मेंबर थे, वो आते हैं। पीजेंट, आर्टिशियन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। इसके अंदर जो है किसानों की, आर्टिशियन की, कामगर की, महिलाओं की, इन सब की एंट्री जो है मना थी। हाउएवर देयर ग्रीवीनेस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। यानी कि हालांकि इनकी जो दुख तकलीफ़ें थी, जो ये डिमांड चाहते थे, शिकायतें थी और जो सुधार चाहते थे, उनकी जो एक लिस्ट थी वो कम से कम 40,000 जो लेटर थे उनके जरिए इनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेकर के आए थे। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had 1 vote। जो पहले वोटिंग का जो इनका रूल रहा था वो क्या रूल था बेटा, हर एक स्टेट के लोगों के पास एक वोट होता है, यानी एक स्टेट एक वोट। दिस टाइम टू लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अभी भी लुई 16 चाहता था कि इसी प्रैक्टिस के ऊपर काम हो, बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने डिमांड रखी कि अब जो है वोटिंग का रूल चेंज किया जाए, और जो है सभी मेंबर जो होल में रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनका हर एक का वोट और सभी का जो है एक वोट हो। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, मतलब कि सभी के पास राइट टू वोट होना, एक वोट होना। फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक में एक फिलोसफर जो रहे हैं रूसो ने भी अपना इसमें जिक्र किया है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल,
लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो इसके विरोध में बाहर चले जाते हैं, यानी इसका प्रोटेस्ट करते हुए बाहर चले जाते हैं। The representative of the third state viewed themselves as spokesman for the whole France nation। जो पूरा फ्रेंच नेशन है उसके जो है स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता खुद को अनाउंस करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव खुद को ही मानते हैं, और वो 20 जून को असेंबल होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सोई में। और वो क्या डिक्लेयर करते हैं, खुद को ही, दे डिक्लेयर देमसेल्स, वो अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस कर देते हैं। एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और वे कसम खाते हैं कि वो तब तक जो है ये असेंबली भंग नहीं करेंगे जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट न कर लें और राजा की पावर को लिमिटेड ना कर दें, यानी उसकी पावर के ऊपर अंकुश न लगा दें। दे वर लेड बाई द मिरोआबे एंड आबीसीए। जो उनके लीडर होते हैं वो मिरोआबे और आबीसीए नाम के आदमी होते हैं। मिरोआबे वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फीडरल प्रिविलेजेस। हालांकि जो मिरोआबे होता है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाला होता है, यानी कि सेकंड स्टेट से, लेकिन वो मानता है कि जो फीडरल प्रिविलेजेस हैं उनको हटाया जाना चाहिए, सोसाइटी में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ही ब्रोट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्सोई। वो जो है एक जनरल यानी पत्रिका भी निकालता है और बहुत ही ज़ोरदार भाषण देता है जो वर्सोई में लोग इकट्ठा हो रखे थे वहाँ पर। आबीसी ओरिजिनली ए प्रिस्ट wrote an influence pamphlet called What is the Third State। आबीसी जो ओरिजिनली एक प्रिस्ट है, यानी कि जो इनके लीडर हैं एक तो सेकंड स्टेट से बिलोंग कर रहा है और प्रिस्ट किस में आते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे, तो एक फर्स्ट से कर रहा है। इसने जो है एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट, काफ़ी जो है प्रभावशाली पैम्पलेट निकाला था जिसका कि हेडिंग था कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट है क्या। नेक्स्ट देखिए बेटा, while the National Assembly was busy at Versailles ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथ विथ टर्मोइल। जब नेशनल असेंबली जो है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम नेशनल असेंबली कर रही थी, उस समय पर पूरा फ्रांस जो है टर्मोइल यानी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस सर्व विंटर हैड मेंट ए बैड हार्वेस्ट। जो कड़ाके की ठंड थी उस समय पर, और जो हार्वेस्ट भी जो पैदावार होती है किसानों की वो काफ़ी ख़राब थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ऑफ्टन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन होर्डेड सप्लाई। और जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और इसका फ़ायदा उठा करके जो बेकर थे वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मार्केटिंग करते, यानी कि जमाखोरी करते थे, जानबूझकर कमी दिखाना ये भी करते थे। After spending hours in long queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop। बहुत लंबी लाइन में घंटों खड़े होने के बाद जो गुस्साई भीड़, खास करके जो वुमेन खड़ी थी अपने उसके वेट में कि उनको जो है ब्रेड लेना था, फिर भी उनको नहीं मिला तो वो गुस्से में जो शॉप के अंदर ही एंटर कर जाती हैं। एट द टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। अब जो है किंग भी ऑर्डर कर देता है जो ट्रूप्स यानी सैनिक होते हैं अपनी सेना को पेरिस में आने के लिए। On 14 July, the agitated crowd stormed the destroyed the Bastille। ये हमने पहले सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर यही देखा था कि जो गुस्साई भीड़ होती है बेटा वो क्या करती है, बास्तील के किले को तोड़ देती है। कब की बात है, 14 जुलाई 1789 की बात कर रहा है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop। अब जो है ऐसे रूमर्स फैल जाती हैं, गांव-गांव में अफवाह फैल जाती है कि जो जागीरों के मालिक हैं, मैनोर्स मतलब जो जागीरों के मालिक हैं, वो जो भाड़े पर लठैत आते हैं, लाठी वाले या गुंडे आते हैं, उनको बुला लिया है और पकी हुई फसलों को बर्बाद करने के लिए वो लोग निकल पड़े हैं, ऐसी अफवाह फैल जाती है। Caught in frenzy of fear, peasant in several districts seized hoe and pitchfork and attacked chattocks। chattocks होता है जो ग्रामीण किले बने होते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो बने होते हैं रहने के लिए, उसको बोला जाता है। अब किसान जो है पहले से ही डरे हुए थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके जो फसल में, क्रॉप में, उनकी एग्रीकल्चर में काम आने वाले जैसे कि इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी को ले लिया उन्होंने। हो जैसे और हो गया ये
पिचफोर्क हो गया, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने ले लिया और ग्रामीण किलों को तोड़ने यानी कि अटैक करना शुरू कर दिया। जो लैंडलॉर्ड्स के होते थे उनको अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने जो है अनाज के भंडारों को लूट लिया और उन डॉक्यूमेंट्स को जो है आग लगा दी जिनके अंदर उनके मोनारियल ड्यूज़ यानी कि जो लगान या उनसे जो लिया जाता था उनके बारे में कुछ जो लिखा हुआ था उन सबको उन्होंने ब्रंट यानी आग लगा दी। A large number of nobles fled from their home, many of them migrating of neighboring कंट्रीज़। बहुत सारे जो नोबल यानी कुलीन वर्ग वाले लोग थे, जो बड़े थे, जागीरों के मालिक थे, वो भाग जाते हैं और कई तो जाकर के पड़ोसी कंट्री में राज्यों में शरण ले लेते हैं। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now to be checked by a constitution। अब उसने देख लिया था कि जो रिवोल्ट करने वाले हैं वो काफ़ी पावर है उनके पास, वो इसकी राजा की अब कोई बात नहीं सुनेंगे। तो अब उसने नेशनल असेंबली जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको मान्यता दे दी और उसने मान लिया कि जो उसकी पावर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकता है। ऑन द नाइट ऑफ 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolition of federal system of obligation and taxes। 4 अगस्त 1789 की बात है। तो फ्यूडल सिस्टम्स को क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया, टैक्सेस को रिमूव कर दिया। मेंबर्स ऑफ क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो क्लर्गी पर्सन थे उनको भी फोर्स किया गया कि जितने भी उनके प्रिविलेज यानी स्पेशल राइट है वो उनको छोड़ दें। टिथ वर एबोलिस्ड एंड लैंड ओन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है ले लेना, छीन लेना। अब जितनी भी जो ये धार्मिक एक जो कर लेते थे टिथ, उसको भी ख़त्म कर दिया और जो लैंड उनके अंडर में आती थी उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, जब्त कर लिया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरे। और इस तरह से जो गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जो संपत्ति थी वो 2 बिलियन लिवरे के करीब हो गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब क्या होता है, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली है उसने ड्राफ्ट कर लिया था अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1791 में ड्राफ्ट कर लिया था। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या था बेटा कि राजा की पावर को लिमिट में कर देना, उस पर अंकुश लगा देना। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया पावर को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इस तरह से जो अब फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कि संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। जो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि कौन किसके ऊपर किस तरह से अब कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट देखिए भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो लॉ बनाने का काम था वो किसके ऊपर दे दिया, नेशनल असेंबली को, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर हु इन टर्न चूज द असेंबली। जो लोगों ने जैसे सिटीजन ने जो है किसको इनडायरेक्टली इनके मेंबर्स को, असेंबली मेंबर्स को चुना था। असेंबली मेंबर्स को सबसे पहले जो है एक क्या कहता है, सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। जो सिटीजन होते हैं वो एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं, यानी कि पहले सबसे पहले वो एक ग्रुप को चुनते हैं जो फिर असेंबली के सदस्य चुनता है। यानी पहले सिटीजन चुनते हैं ग्रुप को और वो ग्रुप आगे जा कर के असेंबली के मेंबर को चूज करता है। नॉट ऑल सिटीजन। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर अभी भी सभी को राइट टू वोट नहीं था। सभी सिटीजन को तो किस किस को था राइट टू वोट, राइट टू वोट यानी हैड द राइट टू वोट किसको था, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर, यानी कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 25 ईयर, हु पेड टैक्सेस इक्वल एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन।
और उसने जो है कम से कम अपनी 3 दिन की लेबर के बराबर उसने टैक्स पे किया हो, स्टेट को, गवर्नमेंट को टैक्स दिया हो, दैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, तो ही उसको जो है वोट का राइट मिल सकता था। द रिमेनिंग मैन, यानी कि कौन से मैन, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया और जिनकी एज 25 ईयर नहीं है, एंड ऑल वुमेन, वुमेन में तो यहाँ टैक्स देने वाले भी शामिल नहीं है, मतलब कोई भी वुमेन शामिल इसमें नहीं है, वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, पैसिव होता है जिसका होना ना होना बराबर ही माना गया, कि वोट दे ना दे उनको कोई भी राइट दिया ही नहीं था, तो उनको पैसिव सिटीजन में रख दिया। और जो अपनी 3 दिन की लेबर के बराबर जो है वो देते थे, टैक्सेस देते थे, 25 ईयर एज थी, तो एक्टिव सिटीजन में उनको रख दिया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड हैज़ ए मेंबर, then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। अब जो है जो भी असेंबली का सदस्य बनता था तो सबसे उसको जो है लोग जो टैक्स पे करने वाले हो तो उसकी हाईएस्ट श्रेणी में रखते थे, सेक्शन में रखते थे, यानी उसका जो ओहदा होता है या उसकी जो योग्यता होती वो ज़्यादा मानी जाती थी दूसरों के कंपैरिजन में। असेंबली का मेंबर होना उसके लिए अपने आप में एक गर्व की बात फील होती थी, उसको लगता था, मतलब उसके लिए इसमें सोसाइटी में सोचा जाने लगा था कि जो ये है हाईएस्ट ब्रैकेट, यानी कि जो श्रेणी है वो सबसे बढ़ गई है उसकी, जो भी टैक्स पे करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्लेयर करता है जो मैंस के राइट होते हैं, सिटीजन के राइट्स होते हैं। राइट्स सच है, जब कौन कौन से राइट होते हैं उनके पास, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलाइनेबल। इनएलाइनेबल का मतलब होता है बेटा जिनको कि हम छीन नहीं सकते हैं, कम से कम ये राइट जो है सभी लोगों के पास होने चाहिए, बाई बर्थ ह्यूमन बीइंग के पास हो और इनको कोई आपसे ले नहीं सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, इन्हीं को नेचुरल राइट कहा गया है, और ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि सभी जो है स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट अपने नागरिकों के नेचुरल राइट्स की रक्षा करे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही देखते बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।